हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मालवी एकेडमी। और मैं कुणाल आज आप सभी के साथ हूं और आज हम लोग जानेंगे अपने एक दुश्मन के बारे में। आखिर ये दुश्मन है कौन? तो आप सभी को पता होगा कि CUET PG अनाउंस हो गया है, कब होने वाला है ये आप सब जानते हैं। और हमारा दुश्मन इस समय सामने है जो कि है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस NTA। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को बारे में विस्तार से कि आखिर ज्योग्राफी के सिलेबस में है क्या, हमको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे और आगे चलेंगे कि क्या क्या चीजें करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मालवी एकेडमी आप सभी के लिए लेके आ चुका है CUET PG ज्योग्राफी का कोर्स। तो आप सभी मालवी एकेडमी ऐप इंस्टॉल करें और जाके चेक करें कि क्या आपके सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है क्या। तो देखिए हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी को आज शुरू करते हैं। देखिए ज्योग्राफी में अगर आपने BA किया हुआ है या फिर BSc किया हुआ है, इन दोनों मोड में अगर आपने स्टडी की हुई है तो आप ज्योग्राफी में मास्टर्स कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में भी आता है एंड साइंस में भी आता है। तो हमारे पास MA ज्योग्राफी भी है, MSc ज्योग्राफी भी है। और ये ज्योग्राफी का कोड क्या है? PGQP 17। तो अगर आपको मास्टर्स करना है ज्योग्राफी में तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है PGQP 17 जो कि ज्योग्राफी का है। अब पैटर्न क्या है एग्जाम का? NTA एग्जाम कौन लेता है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम लेते हैं। इसको मैं कहता हूं नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी। इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये एजेंसी कैसे एग्जाम करवाएगा, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, हम नहीं गेस कर सकते। इसीलिए मैं इसको कहता हूं नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी। इस पे हम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये कैसे एग्जाम कंडक्ट करता है। फिर भी क्योंकि इन्होंने हमें एक सिलेबस दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस इन्होंने फ्रेम करना है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे इसी सिलेबस से। तो देखिए जो आपका ये PGQP 17 का पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, पार्ट A एंड पार्ट B। तो ये पार्ट A पार्ट B क्या है? जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन GK के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के और बाकी डोमेन्स को जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसको ये कवर करता है। दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो है ज्योग्राफी का पार्ट B। पार्ट B में आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे 2075 क्वेश्चंस। और ये 75 क्वेश्चंस कहां से आते हैं? तो आप सबने ज्योग्राफी पढ़ा है, आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के 2 मेन पार्ट्स हैं, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 75 क्वेश्चन डिवाइड होता है फिजिकल ज्योग्राफी का एंड दूसरा सेक्शन कौन सा है? ह्यूमन ज्योग्राफी का। लेकिन क्या सिर्फ सिलेबस में ये 2 चीजें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी? नहीं, तीसरा एक कंपोनेंट भी इस सिलेबस में हमें देखने को मिलता है, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफी। तो चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत तो पड़नी ही है। और ये टूल्स एंड टेक्निक्स हम ज्योग्राफी में क्या यूज करते हैं? तो बेसिकली 2 टेक्निक्स, 2 टूल्स का हम यूज करते हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड सेकेंड इज कार्टोग्राफिकल टूल्स। तो हमारे सिलेबस में ये जो तीसरा इस 75 क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये है टेक्निक्स का। और इसमें कौन से 2 टेक्निक्स बेसिकली हमारे फोकस में आते हैं? पहला टेक्निक है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दूसरा है हमारा कार्टोग्राफिकल टेक्निक्स। तो बारी बारी से हम चलते हैं कि आखिर इन्होंने सिलेबस में दिया क्या है, कैसे है। आप सबने देखा होगा अगर सिलेबस तो आपने देखा होगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी वास्ट है, धरती के कंपोनेंट्स की स्टडी है, तो ये वास्ट सब्जेक्ट एंड इट इज अ वास्ट सिलेबस। तो आगे कैसे बढ़ें? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट A क्या है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड टेक्निक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन इसका है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। इसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं? इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। अब ज्योग्राफी क्या है? अर्थ की स्टडी है। तो अगर अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ हमारे पास कैसे आया, यही अगर हम ना जाने तो क्या फायदा है पढ़ने का? तो जो पहला चैप्टर है, जो पहला यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी एंड ज्योग्राफी के सिलेबस का है वो है द ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में जान रहे हैं कि सोलर सिस्टम है, उसके अंदर अर्थ आता है, अर्थ है, उसके सैटेलाइट्स, मून है, बाकी प्लैनेट्स हैं, इन सब के बारे में हम सीख रहे हैं। और ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ को बनते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो कुछ हाइपोथेसिस हैं जिसको कहते हैं परिकल्पनाएं।
तो कुछ लोगों ने ये परिकल्पनाएं दी हुई है कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है, उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमने क्या पढ़ लिया कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो अगला सेक्शन क्या है हमारी सिलेबस, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ में अर्थ का इंटीरियर, आंतरिक संरचना कैसी है अर्थ की। उसके बाद हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आखिर है क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक कैसे क्रमिक विकास हुआ है धरती का, और धरती से क्रमिक विकास के साथ साथ कैसे उससे रिलेटेड इवेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, कब कौन से एरा में क्या हुआ, कब कौन से रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये सभी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में स्टडी करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, अर्थ मटेरियल एंड मिनरल्स, रॉक्स का क्लासिफिकेशन। अब जो हम ये इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये इससे ही जुड़ा हुआ है कि अर्थ के अंदर हमें कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कैसा कॉम्पोजिशन है अर्थ का। अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो क्या क्या कॉम्पोजिशन है, अगर हमारा ओशनिक क्रस्ट है तो वो कैसा बना है, अगर हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो कैसे बना हुआ है, उसके नीचे क्या चीजें हैं, हमारी कोर की संरचना कैसी है, ये सारी चीजें हम अर्थ मटेरियल में पढ़ते हैं। उसके बाद रॉक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, रॉक्स का ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म का ऑर्डर क्या है, माउंटेन किस ऑर्डर का लैंडफॉर्म है, प्लेन्स कैसे हैं, ओशन कैसे हैं, ये सारे इसका कंपोनेंट हैं। उसके बाद आता है हमारा वैगनर्स का थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी। तो ये दोनों एक सिद्धांत है जो कि धरती पे जो हलचल हो रही है, देखते हैं धरती हमारा स्थिर नहीं है, ये रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, एंड इसकी जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको कहते हैं, उसमें भी मूवमेंट है। तो धरती हमेशा ही गतिशील है, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, धरती हमेशा चल रही है। अभी हम इसके ऊपर खड़े हैं, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है, किसने दिया है, कैसे ये ओरिजिन करती है, प्लेट्स क्या होते हैं, क्या बाउंड्रीज होती हैं, ये सारे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरा है, अब वहां से जो हमने देखा कि अभी मैंने क्या कहा कि अर्थ मूव कर रहा है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस कैसे होते हैं, दो तरह से चेंजेस होते हैं। एक धरती के नीचे के जो प्रोसेस हैं उसके कारण चेंज आता है, दूसरा धरती के सतह के ऊपर के जो प्रोसेस हैं उसके कारण चेंज आता है। तो इसी दो को हम डिवाइड करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस में एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, जो धरती के नीचे के बल हैं, जो फोर्सेस हैं, उसके कारण जो है उसको हम एंडोजेनिक कहते हैं। और दूसरा एक्सोजेनिक क्या है, जो बाहर के बलों के कारण जो प्रक्रियाएं धरती के ऊपर होती हैं उसको हम एक्सोजेनिक कहते हैं। तो ये एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, सिंपल टर्म्स में। तो पढ़ते क्या एंडोजेनिक में, धरती के नीचे जो बल है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहे हैं, उससे क्या क्या होता है, फोल्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, डोम्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके कारण कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहा है, उसके कारण क्या होता है, वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण पढ़ेंगे। और इन सब के कॉजेज, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, वर्ल्ड में कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनो का, अर्थक्वेक क्या होता है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक की एक्टिविटीज में कोई रिलेशनशिप है, ये सारा हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ये जो लैंडफॉर्म है धरती के अंदर के बलों के कारण बन गए, लेकिन बाहर भी तो कुछ बल लग रहे हैं। ये बल कौन कौन से हैं, नदी बह रही है, ये एक बल है, हवा चल रही है, ये एक बल है। तो इन सभी बलों की भी स्टडी करते हैं कि हमारे लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन पे सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का असर नहीं है, एक्सटर्नल का भी है। तो ये हम पढ़ते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में। इसमें क्या पढ़ते हैं, वेदरिंग पढ़ते हैं, मास वेस्टिंग पढ़ते हैं, और रिजल्टेंट लैंडफॉर्म पढ़ते हैं कि वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, और इरोजन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ एंड सॉइल। रेगोलिथ एंड सॉइल्स मतलब मिट्टी, मृदा का कैसे जन्म हुआ है, कैसे ये बनते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक एजेंट्स मतलब कि जो धरती के ऊपर जो ये बल काम कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से बल मैंने अभी बताए थे, सबसे पहला है फ्लूवियल। फ्लूवियल का रिलेशन किससे होता है, नदी से, बहते पानी से। फ्लूवियल के कारण हमारे लैंडफॉर्म से प्रभाव पड़ते हैं। ग्लेशियर्स के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद कोस्टल लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, समुद्र के वेव्स के कारण कैसे लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एरिड, विंड के कारण, एरिड क्या होता है, सूखा इलाका, विंड के कारण क्या होता है। लाइमस्टोन स्ट्रक्चर यानी कार्स्ट टोपोग्राफी, लाइमस्टोन के कारण जो उसमें इरोजन वगैरह होता है, उसके कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म का ओरिजिन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
एंड फिर जियोमॉर्फिक हजार्ड्स एंड देयर इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि भू आकृति से रिलेटेड कौन कौन से हजार्ड्स हैं, कौन कौन से खतरे हैं जो हमारे सामने आते हैं और उसको हम कैसे डील करें, उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ता है, ये सभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया, सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ा, उसके एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वेदर एंड एलिमेंट्स, वेदर के और क्लाइमेट के एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ लिया ये प्रोसेसेस क्या हैं। अब हम देख रहे हैं मौसम और तापमान, जलवायु, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। मौसम और जलवायु की स्टडी जो हम करते हैं वो इस चैप्टर में आ जाएगा। इसमें क्या है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम पढ़ रहे थे धरती के अंदर का, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर का, लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ में हीट बजट। इसका किससे लेना देना था, अगर आपने यूजी में पढ़ा है तो वो इंसोलेशन से, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, कौन सी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, कौन सी कितना रिफ्लेक्ट करती है, कैसे उसका सारा प्रोसेस है, वो हम समझते हैं हीट बजट के चैप्टर में। उसके बाद एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्या है, प्रेशर। प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में सुना होगा। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, आपने सुना होगा कि लोग हवाई जहाज में जा रहे हों या ऊंचाई पे कैलाश अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये क्यों होता है, हवा का दबाव क्यों ऊपर जाने पे कम हो जाता है। तो यही हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का कैसे होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस होते हैं उसके विंड्स पे उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या कॉज होता है सर्कुलेशन पे। विंड्स कौन से टाइप के होते हैं, पीरियोडिक विंड होता है, लोकल विंड क्या होता है, प्लैनेटरी विंड क्या होता है, परमानेंट विंड क्या होते हैं, टेम्परेरी विंड क्या होते हैं, ये सारे कैसे ओरिजिनेट करते हैं, इनका संबंध प्रेशर से कैसे है, टेम्परेचर से कैसे है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। प्रेशर के बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है जलवायु को समझने का, दिस इज टेम्परेचर। दो ही फैक्टर हैं जो कि जलवायु को बेसिकली प्रभावित करते हैं, मोर और लेस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर को पढ़ा, सेम चीज फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से प्रेशर को पढ़ा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का रिलेटेड है उसके बारे में। अगला चैप्टर हमारे पास आता है मॉइस्चर, उसी से रिलेटेड है एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर से। उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बारिश कैसे होती है, कंडेंसेशन कैसे होता है, कैसे रेनफॉल के फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के थ्योरीज हैं जो कि बताता है बारिश ऐसे होती होगी, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं एयर मासेज एंड फ्रंट। तो इसमें हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि पहले फिर से आइए डायनामिक अर्थ। तो डिस्टर्बेंसेस, ये भी जो प्रोसेस है आपका एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हैं, जो टेम्परेचर प्रेशर है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें ही बदलाव होते रहते हैं, इस पे कुछ कुछ चीज़ों के प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, साइक्लोन्स, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, साइक्लोन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, इनमें क्या फर्क है ये भी हम समझेंगे। इनकी स्पीड्स कैसे बढ़ती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या कंडीशन चाहिए होता है कि साइक्लोन फॉर्म करे, एंटी साइक्लोन क्या होता है, जब ये वेदर हिट करता है तो कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है, इन सब की डिटेल्स हम पढ़ेंगे। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। मॉनसून क्या है, ये भी एक तरह का पीरियोडिक विंड है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एल नीनो क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और हाल ही में क्या क्या प्रभाव पड़ा है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इन टेम्परेचर कंडीशन चेंजेस हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी फिनोमिनाज के बारे में भी हम इस चैप्टर को समझने में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या आते हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। भाई साहब क्लाइमेट के बारे में पढ़ गया तो लोगों ने क्लाइमेट के आधार पे तो बांटा ही होगा ना दुनिया को। हम आप भी कहते हैं अरे ये बहुत गर्म जगह है, शिमला चले, शिमला गर्मियों में क्यों, क्योंकि ठंडा जगह है, ठंडा जलवायु है वहाँ का। अच्छा ठंडी में कहाँ चले, चलो हम किसी बीच पे चलते हैं, गोवा चलते हैं। क्यों जा रहे हैं गोवा में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से, इन एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट एंड के हिसाब से धरती को बहुत सारे भागों में लोगों ने बांटने की कोशिश की है, जोन्स बनाए हैं। जोन तो बनाना हम ज्योग्राफर्स का काम ही है, तो जोन बनाए हैं कि हाई टेम्परेचर जोन कौन सा है, कैसा कहाँ पे जलवायु है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोपेन का क्लासिफिकेशन एंड थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन। यहीं तक हम खुद को सीमित नहीं रखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं वो भी हम इसके साथ कवर करेंगे। और रोल ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है। दिल्ली में इतनी धुंध लग जाती है, बहुत ज़्यादा कहते हैं अरे पॉल्यूशन बढ़ गया है दिवाली के बाद, वो क्या है, ये सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में डील करेंगे। आगे चलिए, अब क्या पढ़ लिया हमने,
जलवायु के बारे में पढ़ लिया, अंदर हमने इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, तो समुद्र तो छूट गया। तो इसने कहा चलो समुद्र वाला भी चैप्टर डाल ही देते हैं। तो हम समुद्र के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कि हाइपोग्राफिक कर्व क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये सब सारा, ट्रेंचेस क्या होते हैं, एबेसल प्लेन क्या होता है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी ये ओशंस है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, क्या इनमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। तो अभी जब हम एजेंट्स की बात कर रहे थे, जब कोस्टल लैंड फॉर्म्स की बात आई, तो मैंने कहा था वेव्स चलते हैं, वेव्स के कारण वहाँ लैंड फॉर्म बनते हैं। ये वेव्स आखिर चलते कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव्स और ओशन करेंट्स कैसे चलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव्स एंड करंट में अंतर क्या है, टाइड्स में अंतर क्या है, ज्वार भाटा में अंतर क्या है, कैसे उसका ओरिजिन होता है, किस ओशन में वो कैसे फ्लो करते हैं, गर्म धाराएं क्या हैं, ठंडी धाराएं क्या हैं, कैसे बनती हैं, दोनों जब टकराता है तो क्या होता है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है मरीन डिपॉजिट्स। अब छोड़ने तो वाले हैं नहीं ज्योग्राफी वाले, तो कहा ओशन को पढ़ लिया, चलो ओशन में थोड़ा गोता लगा के अंदर चलते हैं। तो चले गए समुद्र के अंदर, क्या पढ़ने के लिए, डीप मरीन डिपॉजिट्स, समुद्र के अंदर क्या क्या डिपोजिशंस होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स होता है कोरल रीफ का, कहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कोस्टल इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओशन एज अ स्टोर ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। हमने धरती के ऊपर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का ठान लिया है, हमने करके रहना है, तो हमने समुद्र को क्यों छोड़े भाई। तो समुद्र एक तो अपने आप में ही पावर हाउस है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ओशन कैसे एक रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है, हम अगर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं तो कैसे उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आगे चलिए अब करते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता क्या है भाई, पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया, ओशन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि हाइड्रोस्फीयर को पढ़ लिया। अब बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है। उसके बाद इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, किसने इसके बारे में बताया था, ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं, बायोम्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ओरिजिन कैसे होता है, वर्ल्ड के कौन कौन से मेजर बायोम्स हैं, ये यहाँ पे डील करते हैं। आगे फंक्शंस। अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे हम लोग आ गए हैं। अब ज्योग्राफी को चलो थोड़ा तुम इंतजार करो, कुछ अलग से हम घूम फिर के आते हैं। तो हमने पढ़ने लगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें होता है ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो, पिरामिड कैसा है, किस लेवल में कौन से चीजें हैं, कौन से एनिमल्स, कौन से ह्यूमन बींग्स, कौन से प्लांट लाइफ, फ्लोरा एंड फौना है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। एनर्जी के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो एक है, वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जिसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें आता है जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल, कैसे बनता है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे जुड़े हुए हैं, कौन किसको खाता है, किसको नहीं खाता है, कैसे आपस में लिंक है, हर स्तर पे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया, अब हमने क्या शुरू किया था, ध्यान रखो, जियोमॉर्फोलॉजी को, फिजिकल ज्योग्राफी को। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी को कौन इंपैक्ट कर रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी को इंपैक्ट करते हैं हम ह्यूमंस। धरती तो अकेले नहीं है ना भाई, हम लोग धरती पे रह रहे हैं, तो यानी कि कैसे ना कैसे भी हम लोग उसको टैकल करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। हम लोग तो एकदम बदमाश लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट, कि कैसे हमने अपने अर्थ को प्रभावित किया है, कैसे कौन कौन से इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें आएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, उसकी भी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। आगे चलिए, अब हमने पढ़ लिया एक ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीजें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अब हम रह रहे हैं अपने देश, भारत माता की जय। तो भारत में ये फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स को हम तलाशेंगे कि भारत में हम फिजिकल ज्योग्राफी को क्या क्या ट्रेस कर सकते हैं, कैसा भारत का फिजिकल ज्योग्राफी है। तो उसमें क्या पढ़ेंगे, भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो होता है, तो भारत में वो कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल फीचर कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, माउंटेन कहाँ पे हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान कहाँ पे हैं, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के कारण कहाँ पे है, वेजिटेशन किससे संबंधित है, आप देखिए तो वेजिटेशन का संबंधित है टेम्परेचर से, क्लाइमेट से।
हर जगह अलग अलग तरह का वेजिटेशन है। तो हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन में भारत का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से जोन्स हैं, क्या कोई क्लासिफिकेशन किया गया कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें उगती हैं, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, भारत के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सा सीजन होता है भाई, 6 सीजन होता है कि 4 सीजन होता है, उसमें भी मानसून कैसे होता है, वर्षा कैसे होता है, क्या होता है ये मानसून, कैसे इसका कब मानसून कहाँ इम्पैक्ट होगा इंडिया में, ये सब स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ गर्मी कहाँ सर्दी कहाँ वर्षा, वही सब यहाँ पे है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ये सब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद है मिनरल एंड पावर, मिनरल्स कैसे बनते हैं, मिनरल्स जो हमारे हैं, मान लो कि कोल की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, कैसे बनता है, एंडोजेनिक कुछ प्रोसेसेस हैं उसी के कारण बनता है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो सब इसमें आता है। तो हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सोर्सेज का, कन्वेंशनल सोर्सेज का भी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का भी, कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, डैम बनाने से क्या प्रॉब्लम हो गया, ये सारे इश्यूज हम यहाँ पे हैंडल करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आएगा ही आपके एग्जाम में, कोई इसमें से 2 क्वेश्चन तो आना ही है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस का। अब पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल जिसको हम कहते हैं। अब दूसरा पार्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। अर्थ के हमेशा 2 कंपोनेंट हैं, शुरू से हम वही बात करते हैं, पहला है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है ह्यूमन वर्ल्ड। हमारे बिना तो धरती अधूरा है, हम नहीं होंगे तो धरती का क्या महत्व, हमारे होने से इनका महत्व है। तो सबसे अब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं भाई, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, अब ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो शुरू से हम शुरू करेंगे कि क्या क्या है। तो शुरू कैसे होता है, ये सबसे पहले आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ये सबसे पहले वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब एनटीए है, नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी, तो सबसे पहले हमें बाकी चीज़ें दे दी, नेचर एंड स्कोप बताया नहीं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि ज्योग्राफी का ओरिजिन कैसे हुआ, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी क्यों कहते हैं, कैसे आगे बढ़ा है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर कर जाएंगे। आगे कंट्रीब्यूटर्स, अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग बातें कही होंगी। ग्रीक लोगों ने कुछ कहा होगा, रोमन लोगों ने कुछ कहा होगा, अरब लोगों ने कुछ कहा होगा, अमेरिका वालों ने कुछ कहा होगा, यूरोप वालों ने कुछ कहा होगा, हमने कुछ कहा होगा। ये सारे इनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो ज्योग्राफी की थॉट का कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारा हम यहाँ पे स्टडी कर जाएंगे। दूसरा चैप्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आगे क्या है, अब देखो भूगोल में सिर्फ ये नहीं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी में बांट दिए भाई, इस सब्जेक्ट में ड्यूअलिटी ही ड्यूअलिटी है, कुछ श्योर नहीं है, कुछ पक्का नहीं है कि बस यही है, नहीं, बहुत भागों में बांटा गया है, बहुत ड्यूअलिटी है, डुअलिज्म है। तो ये कौन कौन से डुअलिज्म है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। हम क्लासिफिकेशन सबसे पहले फिजिकल एंड ह्यूमन का समझेंगे, रीजनल एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में क्या फर्क है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक ज्योग्राफी क्या होता है, इनके रिलेशन समझेंगे। तो ये अलग अलग क्यों बटा, किसने बांटा, कब बांटा, ये सब चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, कहें तो भूकंप आ गया। किस चीज में भूकंप आ गया, तो सब्जेक्ट में एक भूकंप आ गया, ठीक है। तो हम पैराडाइम शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चेंज आया है सब्जेक्ट में, पहले क्या था सब्जेक्ट, अब क्या है सब्जेक्ट, पहले कैसे पढ़ते थे, अब क्या पढ़ते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन करते थे, क्वालिटी करते थे, अब क्वांटिटी करते हैं, कैसे हुआ, ये सब चीजें हम पैराडाइम शिफ्ट में पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी की स्टडी करने का, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जिसमें शामिल है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद, नारीवाद एंड उत्तराधुनिकतावाद, इंग्लिश में कहें ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, बिहेवियरलिज्म। ये शब्द आप अपने डेली लाइफ में भी सुनते होंगे। ये कैसे जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से, वो हम यहाँ पे जानेंगे, इसकी हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के क्या है, अब हमने बता दिया, ग्रीक रोमन ने बताया कि भूगोल ऐसा था वैसा था, पैराडाइम शिफ्ट ऐसे हो गया। हम जानेंगे खुद के बारे में कि भाई कहाँ के लोग कैसे होते हैं, ठीक है, कहाँ के लोग कैसे होते हैं, मतलब रेशियल ग्रुप्स एंड कल्चर्स के बारे में। हम भारत में क्या कहते हैं कि हर कोस पे पानी बदलता है, 5 कोस पे वानी बदल जाता है। तो ये बदलाव की स्टडी हम करते हैं
इसमें जब हम रेशियल ग्रुप्स की बात करते हैं, कल्चर्स की बात करते हैं, पंजाब का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। उसी तरह से देखिए तो इंडिया का कल्चर अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, अफ्रीका का कल्चर अलग है। तो इस कल्चरल सिस्टम को, रेशियल सिस्टम को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन अपनी धरती पे कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इन्होंने ह्यूमन ने अडेप्ट कैसे किया है इन्वायरमेंट को, ये भी पढ़ेंगे। क्या है अडेप्टेशन का मतलब, कि जो ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, अगर आपको ले जाकर उसी ठंडे प्रदेश में रख दें तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। वहां के लोगों के लिए वो एक नॉर्मल बन चुका है, हमारे लिए गर्म माहौल नॉर्मल बन चुका है, ठंडी बहुत ज्यादा आती है तो दिक्कत होने लगता है। तो हम सब ने, ह्यूमंस ने अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास को अपने अंदर समा लिया है एक तरह से, और उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो उस एडेप्टेशन को हम पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, मॉडर्न सोसाइटी में। और कौन कौन से एडेप्टेशन इसमें आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। दो इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बिलीफ सिस्टम। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और ये कल्चरल बिलीफ सिस्टम का क्या चेंजेस आ रहा है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन का। इंडिया पे अगर आप प्रभाव देखेंगे तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का दूसरे जगहों पे क्या प्रभाव है, उसकी स्टडी है। तो ये सारी चीजें हम इस कंपोनेंट में इसको कवर करने की कोशिश करना है। अब हमने पढ़ लिया लोग, रेसेस के बारे में। अब क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। भाई कितने लोग कहाँ पे हैं, चाइना में इतने लोग हैं, इंडिया में इतने लोग हैं, और कुछ देशों में देखो तो लोग ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण है, क्या चीजें इंपैक्ट करता है, ग्रोथ कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, थ्योरीज क्या क्या है पॉपुलेशन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो ये चीजें हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं, कौन सी सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में पढ़ेंगे। हम पॉपुलेशन कब बढ़ेगा, जब हम हेल्दी होंगे। पता लगा कोई कोरोना जैसा बीमारी आ गया, सब लोग मर गए, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपैक्ट होगा। तो हेल्थ एंड वेलबींग का क्या लेना देना है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए। माइग्रेशन कहते हैं कि हम जो मानव जाति का ओरिजिन हुआ था वो अफ्रीका में कहीं हुआ था, हम माइग्रेट कर करके वहां से बाकी जगहों पे चले गए। माइग्रेशन आज भी चलता है। आप पढ़ने के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा तो कोई JNU चला जाएगा अपने घर से, कोई DU चला जाएगा, कोई BHU आ जाएगा, कोई साउथ में चला जाएगा, कोई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। तो माइग्रेट कर जाएंगे। हमारे पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए। तो आखिर ये माइग्रेशन है क्या, कौन कौन से टाइप के माइग्रेशन होते हैं, कैसे माइग्रेशन होता है, सेटलमेंट कैसे फॉर्मेशन होता है, अर्बनाइजेशन कैसे होता है, अर्बन कौन से अर्बन होते हैं, कौन से रूरल होते हैं, क्यों होते हैं भाई ऐसे, अर्बन के क्या फीचर्स हैं, रूरल के क्या फीचर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज को, कि आखिर ये पॉपुलेशन पॉलिसी होता क्या है भाई, क्यों चाहिए हमें पॉपुलेशन पॉलिसी। कुछ कंट्री कह रहे हैं पॉपुलेशन पॉलिसी बनाओ कि हम अपना पॉपुलेशन कम करें, कुछ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी बढ़ाओ कि हम अपना पॉपुलेशन बढ़ाएं तेजी से। क्यों, उनको जरूरत क्यों पड़ी बढ़ाने की, बाकी के लोगों को क्यों जरूरत पड़ी पॉपुलेशन को कम करने की, यहां से समझेंगे क्या होता है पॉलिसी, कैसे बनता है पॉलिसी, क्यों जरूरत है पॉलिसी का, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या कहते हैं, चुनाव, डेमोक्रेसी के बारे में, फ्रंटियर्स के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में। हमने कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ जाना है। तो हमने देशों के बारे में समझ लिया, जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ लिया, यूक्रेन रशिया का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, USA का क्या इंटरेस्ट है, हमारा पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स देखना लैंड से रिलेटेड है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। तो ये क्यों होता है भाई ऐसे, तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को हम पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं उसके बारे में जानेंगे इसके अंदर। अब फूड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। फूड सिक्योरिटी क्या है भाई, हम जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी, सबसे पहले आता है रोटी, फूड, वी नीड फूड टू सर्वाइव। तो वी विल फर्स्ट स्टडी द फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। फूड सिक्योरिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हमें क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी, क्या चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी को, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब लोग शहर बस गए इतने सारे, गांव में अब खेती हो नहीं रही है, खाएंगे क्या। तो ऐसे जो हमारे कंसर्न्स हैं, ऐसे जो हमारी चिंताएं हैं, वी आर गोइंग टू डील विद दोज थिंग्स इन दिस टॉपिक। तो क्या क्या है, कैसे इंपैक्ट है, पॉल्यूशन होता है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, वही रिपीटिशन जो पहले हो रहा था वही सब चीजें फिर से आ गई, फिर से पढ़ लेना है क्या होता है, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, वही चीजें। आगे क्या है,
रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। रिसोर्सेज की क्या बात करेंगे? क्या होता है? संसाधन। मानव ने जिन चीजों को अपने लिए इस्तेमाल के काबिल बना लिया है, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए बोर्ड है, ये हमारा एक रिसोर्स है, ये ना हो पढ़ाने में कितना दिक्कत हो, ये लाइट जल रहा है, ना जल रहा हो, अंधेरा हो, कितना दिक्कत हो। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में एज ए ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स में क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? रिसोर्सेज क्या होता है, उसका इन्वायरमेंटल इंटरफेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या है, कौन से रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, कौन से रिसोर्सेज एक दिन खत्म नहीं होगा, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, सोलर, विंड एनर्जी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। नए नए हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आ जाता है। उसके बाद आता है बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जैविक और अजैविक संसाधन। क्या जैविक संसाधन है, क्या अजैविक संसाधन है, क्यों डिवाइड किया, कैसे हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलिए। अब रिसोर्सेज देखो, दोनों ने दो पार्ट में बांट दिया है अपने मन से। तो ये वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल क्या है, ये एक हमारे लिए रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। खाना भी जो खा रहे हैं या खाना उगा रहे हैं, पानी तो चाहिए ना, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी, ये जो इतना हम लोग लाइट वाइट जला रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं देखिए संबंध किससे है? पानी से। हाइड्रो एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन में पानी का आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। तो ये पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। जंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्यों चाहिए भाई जंगल। ये टेबल है हमारे सामने पड़ा हुआ, टेबल बना है लकड़ी से, कागज बना है लकड़ी से, एग्जाम देंगे वो बना है लकड़ी से, कहाँ से आया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जंगलों से मिलता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स, मिट्टी ही तो सब कुछ है, मिट्टी पे ही हम रह रहे हैं, धरती को हम माँ मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? कारण यही है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ये तीनों हैं। अगर धरती नहीं होगी तो किस पे उगाएंगे हम फूड, किस पे उगाएंगे फॉरेस्ट। तो ये सारी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, टाइप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कट रहा है, सॉइल इरोजन क्या है, पॉल्यूशन क्या है। ये सब पॉल्यूशन पहले भी 3 बार आ चुका, अब तक पॉल्यूशन रिपीटिशन ऑफ टॉपिक्स है हमारे पास, तो इसमें ये पढ़ लिया। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, हम हैं क्या, एक नंबर के हम लोग हैं ग्रीडी लोग, लालची लोग, मन नहीं भरता है। तो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को, जितना हो सके फायदा उठा लो, जितना कोयला निकालना है निकाल लो, कुछ नहीं छोड़ना है हमको। तो ये एक्सप्लॉयटेशन क्या है, क्यों ये एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप के एक्सप्लॉयटेशन है इन रिसोर्सेज का, किस लिए होता है, उसके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या, चैलेंजेस आएंगे, ये सारे हम यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स के इस टॉपिक में समझेंगे। आगे चलिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, दुनिया में सब कुछ किस पे चलता है? पैसा पे। अब पैसा कमाने के लिए है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या क्या होता है एक्टिविटी? कोई किसान है, कोई जाके स्टील बना रहा है, हम लोग यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, कोई आके आपके मोबाइल का रिचार्ज करवा रहा है, कोई आपको होटल बुकिंग करवा रहा है। ये सारे एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बाद की भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। समुद्र में थोड़ी ना जाकर हम इतना खेती करेंगे जितना कि जमीन पे कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, ठीक है, ये सब यहाँ पे है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, अनाज के बारे में। क्या पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में? वीट, राइस एंड मेज, 3 प्राइमरी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 पे नहीं पढ़ेंगे, हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, इन्होंने 3 लिखा है। पूछने का इनका मन भाई, कुछ भी पूछ ले, नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी। उसके बाद है कमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, जो कि जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक फसलें, जो जिसका प्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि हम उसको बेच सकें आगे मार्केट में। उसके बाद होता है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, इंपोर्ट, फिशरीज ग्राउंड, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पालन क्या है उसके बारे में जानेंगे। दुनिया के फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ पे है, समुद्री व्यापार कैसे होता है उससे संबंधित, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलिए। पहली एक्टिविटी हमने कर ली प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, हंटिंग गैदरिंग जो पहले आता था वो सब चीजें। तो हमारा दूसरा माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग इकोनॉमी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हम कैसे निकालते हैं मिनरल्स को, कौन कौन से मिनरल्स को निकालते हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल का रिसोर्स है, रिजर्व्स हैं, कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, कहाँ पे वर्ल्ड में पाया जाता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 4 देखो नाम लिखा हुआ, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड कॉपर। या तो इस पे विश्वास करके यही 4 हम पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम में वो कुछ और पूछ लेंगे तो हम वहाँ पे बैठ के रोएंगे।
या तो हम क्या करेंगे कि भाई ये 4 तो पढ़ेंगे, इसके अलावा और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको। आगे चलिए, माइनिंग रिसोर्स के बाद क्या होगा, फ्यूल एंड पावर। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फ्यूल हमें चाहिए, पावर रिसोर्सेज हमें चाहिए। आप यहाँ पे YouTube पे लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल को चार्ज करके, पावर चाहिए हमें। मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पावर चाहिए हमें, फ्यूल चाहिए। तो ये सारा स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन कैसे होता है पावर का, कौन से फ्यूल का कहाँ होता है, कौन से टाइप की एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है। फिर से वही कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वाली टॉपिक्स फिर से आ गए। वास्ट लग रहा था स्टार्टिंग में, अब देखो रेपिटेशन आना शुरू हो गया। ठीक है, आगे चलिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइमरी एक्टिविटी हमने खत्म की माइनिंग में एंड एग्रीकल्चर में। सेकेंडरी एक्टिविटी पे हम आ गए मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा उद्योग कहाँ पे लगेगा, गाड़ी का उद्योग कहाँ लगेगा, कॉटन का कहाँ लगेगा, हौजरी का कहाँ लगेगा, साइकिल का कहाँ लगेगा, फूड प्रोसेसिंग का कहाँ लगेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे लगेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या उसके मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ है, वर्ल्ड में कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यूएसए में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, साउथ अफ्रीका में क्या क्या इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडिया में क्या है, चाइना किसके लिए फेमस है, थाईलैंड, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इकोनॉमी में हम एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। इंडिया चाइना से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, हम दूसरे देशों को भेजते हैं। अभी आपने वैक्सीनेशन में देखा होगा, हमने बहुत सारे देशों को दिया है अपना वैक्सीन। तो वर्ल्ड ट्रेड क्या है, कौन कौन से ट्रेड इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम, व्हीट के बारे में, कॉटन, टी, कॉफी, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स एंड ज्वेलरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों की ट्रेड होती है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। आगे चलिए, ट्रांसपोर्ट। देखो यार, ट्रांसपोर्ट, होटल, ये सब सारी होते हैं ना, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वर्ल्ड में कौन कौन से रेल नेटवर्क्स हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, शिप कार्गो वो कैसे काम करता है, कैनाल्स क्या क्या हैं, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे। अभी आपने सुना होगा, अगर आप जीके को देख रहे होंगे, तो गंगा से यहाँ पे बनारस से क्रूज चला है जो कि बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक आगे जाएगा। तो ये इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट को भी समझेंगे। आगे क्या है, कल्चरल लैंडस्केप, फिर से वही यार, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेटलमेंट, ये सब चीज़ें फिर से आ गई। ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी है। फिर से एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कैसे था, रीजनलाइजेशन क्या है, किस सेक्टर में क्या उगाते हैं, बंगाल किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, पंजाब क्या करता है, गुजरात क्या करता है, महाराष्ट्र में क्या प्रोडक्शन है, साउथ में क्या प्रोडक्शन है, चाय, कॉफी, ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। आगे चलिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया में कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, सीमेंट की, कॉटन टेक्सटाइल की, शुगर इंडस्ट्री क्या होता है, कैसे इंडिया में है, इंडिया की पॉलिसीज क्या हैं, कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। आगे उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ये ह्यूमन ज्योग्राफी हम इंडिया ही हम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो हमने, जैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स को इंडिया में देखा, उससे अब ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे कंपोनेंट्स को इंडिया में देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, ये सारे नेटवर्क इंटरनेशनल कैसे है, नेशनल कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें देखा। फिर इंडिया के रीजनल डेवलपमेंट को देखा, ग्लोबलाइजेशन का उसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया में क्यों एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ है इंडिया में, क्या है ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे, वाइस वर्सा क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर किया। आगे चलिए, अब देखो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कौन से 2 पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी मैंने कहा कि अब हमको ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, उसको पढ़ने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम देखें तो ये जो सिलेबस है ना, एक छोटा सिलेबस है बाकी इनके फिजिकल एंड ह्यूमन के कंपैरिजन में, लेकिन क्वेश्चंस इनसे भी कम नहीं आते हैं। पिछले साल देखो तो 75 में से 21 क्वेश्चन सिर्फ जियोग्राफिकल टेक्निक्स, मैपिंग टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स से थे, रिमोट सेंसिंग से थे। तो इसको इग्नोर मत करना, इसको इग्नोर हमने नहीं करना है। चलिए सिलेबस देखें क्या है इसमें। मैप साइंसेस, मानचित्र,
किसी को कहो हम ज्योग्राफी का, सबसे पहले वो कुछ को ही पूछेगा अच्छा ये बताओ कंचनजंगा कहाँ पे है, या फिर नीलगिरी कहाँ पे है, अच्छा ये पाल घाट कहाँ पे है। ट्रेन में यही सब पूछते हैं लोग। तो मैपिंग हमारे सब्जेक्ट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, बहुत जरूरी कंपोनेंट है। तो हमने यहाँ पे मानचित्र विज्ञान को पढ़ना है, स्केल क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के मैप होते हैं, मैप का एनलार्जमेंट कैसे होता है, रिडक्शन कैसे करते हैं, खुद से तो नहीं ऐसे कर देंगे, कोई तकनीक है, मैप इज अ साइंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शंस क्या होता है, ठीक है, कैसे ये प्रोजेक्शंस बनते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे करना है, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, इन सब के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। आगे क्या है हमारा, उसके बाद शोइंग रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, उच्चावच। उच्चावच मतलब यही नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, इन सबको हम कैसे शेडिंग से दिखाते हैं, कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, ये सारा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, वही इंटरप्रिटेशन है, ड्राइंग करना है प्रोफाइल का, किसका प्रोफाइल कैसा होता है। देखो डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आपको प्रोफाइल दे दी, आपको बताइए किस चीज का प्रोफाइल है बताओ। तो ये सिंपल से कुछ प्रोफाइल्स को समझेंगे, कैसे वो ड्रॉ होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलिए, वेदर डाटा, मौसम पढ़ रहे थे, मौसम और जलवायु कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी टेक्निक्स को यहाँ पे हमने सीखा है। क्या क्या है, क्लाइमोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहाइट, वेदर मैप्स बनता कैसे है। देखा होगा कि आपने हमारे इंडिया में उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन स्टेट है, साइक्लोन्स वहाँ बहुत आते हैं, तो आपने वार्निंग मैप्स देखे होंगे, टीवी पे दिखाते होंगे, उसको कैसे रीड करना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो बनता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये येलो वार्निंग क्या होता है, रेड वार्निंग क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि वेदर मैप्स कैसे बनता है, इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे वेदर मैप्स का, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पॉपुलेशन मैपिंग टेक्निक्स भी देखेंगे कि जलवायु तो बना लिया, अब जनसंख्या से रिलेटेड कौन कौन से मैप्स हैं, कैसे बनता है, डॉट मैप कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, हम आपको सब बताएंगे, देखेंगे। आगे चलिए, सर्वे। सर्वे कैसे करते हैं, सर्वे का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेथड क्या होता है, टूल्स क्या चाहिए होता है, डिजाइन कैसे करते हैं सर्वे को, डाटा कलेक्शन होता कैसे है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। आगे वही उसके टाइप है, चेन एंड टेप सर्वे क्या होता है, लेवलिंग टेक्निक्स क्या है, थियोडोलाइट क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। अगर आपने यूजी में देखा होगा तो ये सारे सर्वे शायद हमने किए हुए हैं, तो वो बेसिक यही कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं को हम डील करेंगे। आगे आइए, कार्टोग्राफिक टेक्निक हो गया, अब आ गया हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पाई चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, पाई चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कहाँ पे कौन सा टेक्निक को हम यूज करना है, ये सारे हमारे स्टैट्स टेक्निक में यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक। भाई ये सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा टॉपिक है ना कि हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे हम लें, कोरिलेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा हम कवर करेंगे इन द स्टडी, हमको ये सारी चीजें देखनी है। आगे आइए, अब जमाना बदल रहा है, पहले हाथ से सर्वे करते थे, हाथ से मैप बनाते थे, आज सैटेलाइट से सर्वे होता है और कंप्यूटर से मैप्स बनते हैं। आप सभी मैप्स का यूज तो हर कोई ही करता है, गूगल मैप्स खोल लेते हैं, कैसे उसकी मैपिंग हुई है, सैटेलाइट टेक्निक्स का यूज हुआ है। जीपीएस के बारे में आप सब जानते होंगे, जोमेटो, स्विगी और ऐसे ऐसे जगहों पे ऑर्डर करते होंगे तो कैसे हम बुलाते हैं, अरे यहीं पे मेरा लोकेशन है, आ जाओ, जीपीएस। तो ये सारे टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिमोट सेंसिंग के बारे में जानेंगे, सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, एरियल फोटोग्राफी कैसी होती है, कौन से सैटेलाइट कहाँ पे हैं, कैसे उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वो रिकॉर्ड करता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जीआईएस के बारे में जानेंगे, डेटा क्या होता है, वेक्टर डेटा क्या होता है, रास्टर डेटा क्या होता है, स्पेशल डेटा क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है जीआईएस के, ठीक है, ये सब हम इसमें समझेंगे। आगे क्या है, तो ये यहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये ज्योग्राफी के सिलेबस का है समुंदर और इसको हमको पार करके जाना है और हमको सिलेक्शन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में हम चाहें उस यूनिवर्सिटी में हम इसका सिलेक्शन लेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो है कि डिवीजन कैसे, तो अभी मैंने बताया कि ये जो थर्ड सेक्शन है इससे 21 क्वेश्चन आए, बाकी सेक्शन से बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आए। तो हम प्रेडिक्ट ये नहीं कर सकते कि जो एनटीए है वो फिजिकल ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के या टेक्निक्स के, हमको बराबर ध्यान सब पे देना है। सेकंड हमने क्या देखना है
कि सारे टॉपिक्स को डिवाइज करते रहना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम पहले करेंगे, उसके साथ जो कम इंपॉर्टेंट है उसको उस तरह से ध्यान देंगे, लेकिन कवर सब कुछ करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैं बताऊं मॉडल्स, जैसे कि बहुत सारे मॉडल हैं अर्बन डेवलपमेंट के, रूरल डेवलपमेंट के, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें इसमें। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, भाई बुक्स क्या पढ़ें? तो यार देखो, बुक्स वो पढ़ो जो तुमने यूजी में बुक्स पढ़े हैं। अगर तुमने यूजी में ज्योग्राफी पढ़ा है, कुछ बुक्स तो पढ़ी ही होंगी। अगर मैं बताने पे आऊँ तो ये जितने सिलेबस के सब टॉपिक्स बने हैं, सबका एक अलग बुक है मार्केट में। फिजिकल का अलग है, ओशनोग्राफी का अलग है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अलग है, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है, थॉट अलग है, रिसोर्स ज्योग्राफी अलग है, अर्बन रूरल, ये सब अलग अलग है। तो इतनी बुक्स अगर हम करने जाएंगे 2-3 महीने में तो होने से रहा। दूसरी बात, आपने यूजी में कोई बुक पढ़ी होगी, मैं यहाँ कुछ अलग बुक रिकमेंड कर दूं तो आप परेशान हो जाओगे, अगर उसमें कुछ था कैसे पढ़ें क्या करें। तो उससे अच्छा है बुक्स को इतना दिमाग में मत लेके आओ, अपने यूजी के सिलेबस को रिवाइज करो। जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट में अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं ज्योग्राफी को, जो बुक्स का आपने यूज़ किया है उनको आप रिवाइज कीजिए एंड अपने यूजी के सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अभी हमको कमेंट में बताते जाइएगा कि कौन कौन से आपने यूनिवर्सिटी से हैं, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मजेदार लगता है ज्योग्राफी में, क्या क्या नहीं लगता है। चलिए आगे। अब आप लोग जानते होंगे कि मालवीय एकेडमी ने अपना CUET PG का कोर्स लॉन्च कर दिया है। महायुद्ध की तैयारी हमने कर ली है और कौन कौन से कोर्सेज हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये हमारे पास LLB, MA हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज मालवीय एकेडमी के ऐप पे आप जाके परचेज कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और मौका पा सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो शुरू कर दीजिए आप सब अपनी तैयारी, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए मालवीय एकेडमी को। मिलते हैं आपके साथ आपके कोर्स में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।